अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 3 नवंबर 2025 है। 27वीं आईनी तरमीम बिलाखिर थैले से बाहर आ चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ना सिर्फ मुसव्वदा शेयर कर दिया है बल्कि अपनी सियासी खुदकुशी का भी ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ट्वीट के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम होगी क्या, मुल्क के अंदर अदालतों के बाद हर इदारा बेख्तियार कैसे होगा और अब सूबों के ऊपर खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा जहां पर सोहेल आफरीदी की हुकूमत आने के बाद मौजूदा निजाम ज्यादा तशवीश का शिकार है, उसके ऊपर या उसके मामलात पर बराह रास्त विफाक का कब्जा कैसे होने जा रहा है। इससे मुतालिक तमाम तर तफसीलात इस वीडियो की सूरत आपको बताऊंगी और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि 10 नवंबर तक यानी आइंदा हफ्ते पीर तक ये तमाम तर टारगेट्स अचीव क्यों करना मकसूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सब जानते बूझते हुए मुआवनत विफाक की कैसे की, इससे मुतालिक भी गुफ्तगू हम करेंगे। आगाज करते हैं। आज तकरीबन 1 घंटा कबल जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जो है वो पोस्ट करते हुए 27वीं आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा है वो शेयर कर दिया। इससे पहले आप आयरनी देखिए कि विफाकी वज़रा हो, चाहे वजारत कानून हो, वजारत दाखिला हो, तमाम तर वो वजारतें जिनका ताल्लुक किसी भी तरह से इस कानूनी जो तरमीम आने वाली है उससे बनता है, कोई उनसे मुताल्लिका जो तरमीम आने वाली है उनसे बनता है, जब उनसे सवालात होते रहे तो चाहे वो टीवी प्रोग्राम्स हो, चाहे वो ऑफ द रिकॉर्ड हो, वो सब इनकार करते रहे और ये कहते रहे कि हमारे पास कोई मुसव्वदा नहीं है। लेकिन तमाम तर सहाफ़ती बरादरी के अंदर ये बात पिछले 2-3 माह से ज़ेर गर्दिश है और बार बार हम आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन रख रहे थे कि 27वीं आईनी तरमीम आनी है, उसका मुसव्वदा कहीं और तैयार हो चुका है, वहां से मुसव्वदा सिर्फ इस हुकूमत के हाथ में आना और हुकूमत ने एक दिन के अंदर जैसे पहले किया था ब्रूट मेजॉरिटी के साथ ये तरमीम अचीव कर लेनी है। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त यानी पिछले साल 20-21 अक्टूबर की दरमियानी शब जब रात के अंधेरे में 26वीं आईनी तरमीम को पास किया गया तो मसला यह था कि तब बराह रास्त 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हासिल कर लेने के बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेस का फैसला था मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का, उसको रिवर्स कर लेने के बाद जो आपको याद होगा कि जून में जो है वो आईनी बेंच ने ये खिदमत सरअंजाम दे दी थी। उसके बाद अब 27वीं आईनी तरमीम के लिए ग्राउंड मुकम्मल तैयार था। इस दफ़ा कोई ब्रूट मेजॉरिटी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो माले गनीमत की नशिस्तें मिली है विफाकी हुकूमत को, उसके बाद उनके पास 2/3 अक्सरियत सेनेट और कौमी असम्बली में ऑलरेडी है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि मुआवनत किस किस की हासिल होगी, मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, नंबर गेम क्या है, इस गुफ्तगू पर हम बाद में आएंगे। लेकिन पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एक्चुअली जो है वो जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके अंदर है क्या। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जो ट्वीट की उसके मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़ियादत में मुस्लिम लीग नून का वफ्द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। बिलावल भुट्टो जरदारी अब आकर ये बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत हमसे मांगी है। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा मुसव्वदे के अंदर NSC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने पैगाम में यह भी कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात विफाक को वापस इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री जो है उस पर जारी जो डेडलॉक है उसको खत्म करना भी इसके अंदर शामिल है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ज़िम्न में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी पीपल्स पार्टी की जो CEC है उसका इजलास 6 नवंबर को सदर मुमलिकत की पाकिस्तान वापसी पर जो कि इस वक्त दोहा में उनकी वापसी पर तलब किया गया है ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला हो सके। वैसे आखिरी लाइन जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गैर जरूरी तौर पर लिख ली। पीपल्स पार्टी की पार्टी पॉलिसी क्या है? अब आते हैं हम बारी बारी उन तमाम मौज़ूआत के ऊपर जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इस ट्वीट के अंदर लिखे हैं और जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक हंगामा बरपा है कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 20 सालों में अपनी सियासत सिर्फ इस एक नुक्ते पर चमकाई है कि उन्होंने 18वीं आईनी तरमीम की, अभी 27वीं आ रही, मैं 28वीं की बात करी हूँ, 18वीं आईनी तरमीम की और 18वीं आईनी तरमीम उन्होंने कब की? 2010 में। इसका मुजव्वज़ा मुसव्वदा वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से शुरू होता 3 नवंबर यानी आज की तारीख जो है वो इसकी बुनियाद बनी जब परवेज मुशर्रफ ने 2007 में
मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी थी, उस वक्त भी अदलिया यरगमाल थी। आज अदलिया यरगमाल नहीं है बल्कि गुलाम है और खुद है। इसमें उनका अपना भी मुकम्मल और बराह रास्त कसूर है। और इस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी हैं, उनको भी थोड़ी पैनिक जरूर है 27वीं तरमीम से, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जो है ना वो लेगेसी, अपना पूरी जो उनकी साख थी वो सब गंवा दी चीफ जस्टिस बनने के लिए। और अब उनको ये पता चल रहा है कि उनका वफाकी आईनी अदालत में कोई हिस्सा नहीं बन रहा, कोई जगह नहीं बन रही, बल्कि उसके लिए मौजूदा जो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं या फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वगैरह है, वो बड़े मजबूत उम्मीदवार या वो बड़े मजबूत कैंडिडेट्स हैं। और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो बस सुप्रीम कोर्ट बनकर एक टोकन के तौर पर रह जाएगी। वफाकी आईनी अदालत के अंदर अपनी मर्जी के चंद जजेस को शामिल करके मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की जो आईनी तरमीम होगी उसको देखा जाएगा। यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने, जो मैंने आपको आगाज में कहा ना कि उन्होंने मुआवनत कैसे की, 26वीं आईनी तरमीम का वो मुकदमा जिसमें सवालात के जवाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास नहीं थे, जिसमें जब 26वीं आईनी तरमीम के मेरिट्स पर बात होने की बात आती थी तो पर जल रहे थे बहुत सारे जजेस के। जब फुल कोर्ट बनाने की बात आई थी तो जजेस उस तरफ नहीं जा रहे थे। और फिर अचानक से मुकदमे की समाअत को 10 नवंबर तक भेजा गया। तो 10 नवंबर तक उसी वक्त ये गुफ्तगू थी कि एक बड़ा मंसूबा है जिसका हसूल इस अरसे में हो जाना है, और वही हुआ। इस दौरान जो है वो अब 27वीं आईनी तरमीम आ भी जाएगी और मंजूर भी हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि उसके लिए जो है वो मौजूदा जो निज़ाम है इसके पास 2/3 मेजॉरिटी हासिल है। अब जहां जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने सहूलतकारी फरमाई, जहां पर एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया 2007 की इमरजेंसी की तरह कि जी हम आपके सामने हजूर हाजिर हैं, आप हमसे हल्फ लीजिए। अब तो मतलब हमने कहा ना कि 26वीं आईनी तरमीम पीसीओ थी और अब पीसीओ प्लस आने लगा है 27वीं आईनी तरमीम की सूरत। और खुश हैं जजेस इस पर, जिन्होंने मुजामत करनी थी, आवाज उठाना था या कुछ करना था, उन्होंने करके देख लिया। उनको मजीद जो है वो सिस्टम में साइड पर धकेल दिया गया। तो अब ये भी तय होना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। तो बहरहाल अब एक वफाकी आईनी अदालत की सूरत जो है, जो नई अदालत का कयाम हो रहा है, उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमे को भी आप खत्म ही समझे। तो बहरहाल इस दौरान जो 27वीं आईनी तरमीम एक और मेजॉरिटी के साथ लाने की पूरी तैयारी है, उसमें बिलावल भुट्टो ने जो बातें कही, बिलावल भुट्टो ने जितनी चीजों में ये तरमीम कही उसकी तरफ मैं आती हूँ। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा टारगेट कैसे है इससे मुतालिक भी गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक जो 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्विजा जो उन्होंने बिल्ली थैले से बाहर लाई, उसके मुताबिक जो वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं जिनको भेजा गया उनसे मिलने के लिए, जबकि उनकी अपनी काबीना के जो वजारत कानून को देखते हैं, वजीर मुमलिकत बराए कानून जो बैरिस्टर अकील मलिक हैं, वो खुद इनकार कर चुके हैं 2 रोज कबल, भाई कोई 27वीं आईनी तरमीम नहीं है। लेकिन अचानक से मुलाकात भी हो गई, उसका मुसविदा भी मंजर आम पर आ गया। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि मौजूदा हुकूमत की वुक्कत और हैसियत है कितनी। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी जिस बात पे हमायत उनसे मांगी गई है और जिसका वो फैसला अभी करेंगे, उसके अंदर जो वफाकी आईनी अदालत है उसका कयाम है। आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना ये ब्रेन चाइल्ड था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम से पहले बाकायदा जलसे किए, बाकायदा जलसों के अंदर ये बताया कि भाई कितना जरूरी है इस मुल्क के अंदर एक वफाकी आईनी अदालत का कयाम करना। ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी है जो अदलिया की आज़ादी के लिए जो है वो बाकायदा जो 18वीं तरमीम है और 19वीं तरमीम है उसका जो है ना वो क्रेडिट लेते हैं। ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो ये कहते रहे कि हमें आज़ाद अदलिया की ज़रूरत है। अब वो अदलिया को महकूम करके खुद जो है वो अदालती शहीद है ये पूरी की पूरी पार्टी, वो ये कहती थी कि हम जो है वो अदलिया की आज़ादी के लिए देखते हैं। अदलिया ने माजी में एग्जेक्टिव की बातों में आकर उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो फांसी चढ़ाया और अब वो सियासत तब्दील करेंगे। वो अब भी इसी अदलिया को मजीद महकूम करने के लिए अपनी तमाम तर खिदमात देने को तैयार हैं। तो एक तरफ जहां वफाकी आईनी अदालत का कयाम है, मैंने आपको बताया आर्टिकल 191A की तरह सुप्रीम कोर्ट के जो है वो तश्कील के साथ एक नई जो है वो शिक शामिल हो सकती है वफाकी आईनी अदालत, जिसके पास तमाम तर अदालती तशरीहात जितने भी जो है वो आईनी और कानूनी मामलात होंगे वो उनके पास चले जाएंगे। और उसके बाद जो बाकी जजेस हैं या तो वो छोड़ देंगे या उनको बिल्कुल ही जो है ना वो बेख्तियार कर दिया जाएगा। अभी तक भी थे, लेकिन एक अदालत होने से मामलात मुख्तलिफ थे। तमाम जजेस बार बार ये बात करते थे कि हम बराबर के जजेस हैं। अब जब एक बाकायदा नई एंटिटी बना दी जाएगी तो जो वफाकी शरई अदालत का रोल है ना वही सुप्रीम कोर्ट का रोल भी रह जाएगा। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट खत्म समझे। उसके बाद एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली होगी। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स माजी में भी हुआ करते थे, उनको खत्म किया गया। तमाम तर मामलात जो है वो अदालतों के ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के तहत बदले गए, लेकिन अब एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स ला करके ये जो मामलात जो मुख्तलिफ बनाए जाते हैं, देखे जाते हैं, जिनमें अदालतों में मामलात जाते हैं, वो उसको भी खत्म किया जाएगा। फिर उसके अलावा जजों के तबादले का इख्तियार, हम बार बार ये बात आपको बताते थक गए कि आर्टिकल 200 के अंदर तब्दीली की जाएगी। आर्टिकल 200 के अंदर तब्दीली करके जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस खासतौर पर टारगेट है वो 6 जज, जिनमें से अब 5 रह गए, जिन्होंने खत लिखा उनको रास्ते से
हटाना है, उनको मंजर से हटाना है, उनको दूर दराज अदालतों में फेंकना है, उनको बलूचिस्तान फेंकना है और किसी को सिंध फेंकना है ताकि वो वहां जाके डंप हो और जूनियर तरीन जज के तौर पर काम करे, किसी को लाहौर भेजना है, किसी को पेशावर भेजना है। तो इन जजेस को मंजर से हटाने के लिए आर्टिकल 200 का इस्तेमाल होगा। आर्टिकल 200 के अंदर जजेस का तबादला उनकी मर्जी के बगैर किए जाने की तजवीज़ जो है वो इस तरमीम के अंदर शामिल है। उसके अलावा सबसे अहम हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी खुदकुशी, एनएफसी अवार्ड की जो सिक्योरिटी है उसको खत्म करना था। क्या 18वीं आईनी तरमीम के अंदर जो मेन शिक थी वो ये थी कि 18वीं आईनी तरमीम के तहत सूबों को एनएफसी अवार्ड यानी कि जो विफाक टैक्सेस इकट्ठे करती है ना, विफाक का जो सरमाया होता है उसमें से सूबों को जो है वो 57% शेयर मिलता है। पहले 47% था, उसे बढ़ाकर 57 किया गया। सूबों को वो शेयर किस बुनियाद पर मिलता है? उनकी आबादी के लिहाज से, उनके रकबे के लिहाज से, उनके वसाइल की तकसीम के को जो है वो देखा जाता है। इन तमाम तर फैक्टर्स को मद्देनजर रख के तो अब सूबों के अगर एनएफसी अवार्ड की सिक्योरिटी खत्म होगी तो फिर वफाकी हुकूमत का इख्तियार है कि वो जिसको चाहे जितना शेयर दे, जिसको चाहे जितना ना दे। जैसे वो आपको पता है बलूचिस्तान है, चाहे वो सिंध है या खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब के अलावा तमाम तर सूबे इस बात का बार बार जो है वो हमें गिला करते और इस बात पर गुफ्तगू करते नजर आते हैं कि जी हमारे पास एनएफसी अवार्ड कम है, हमें वो शेयर नहीं मिल रहा वफाक के वसाइल में से जो हमें मिलना चाहिए। तो अब जो है वो मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के तहत जो एनएफसी के अंदर सूबाई हिस्से के का तहफ़्फ़ुज़ है उसका खात्मा हो जाएगा। हर सूबे को जितना एनएफसी अवार्ड एलोकेटेड है उसको ख़त्म करके वफाक के मरहून मिन्नत हो जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि वसाइल की तकसीम कैसे होगी। इसका जिक्र मैंने आपको पहले कहा ना कि बराह रास्त खैबर पख्तूनख्वा से इसलिए भी है कि वज़ीर आला बने सुहेल आफरीदी ने मिलकर किसी भी तरह की ताकतवर हलकों से मिलने से इनकार किया। उन्होंने खुद हर चीज को मुतहर्रिक किया और ऐलान किया कि वो सूबे के अंदर फौज की मुदाखलत को खत्म करेंगे। फौज जो है वो बॉर्डर एरियाज को देखे, हम फौज के साथ हैं, फौज बैरूनी जंगों को देखे। अंदरूनी तौर पर वो पुलिस को मुतहर्रिक करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस को वसाइल दूंगा, मैं पुलिस को इतना एम्पावर करूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आवाम के साथ जो है वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस तैनात हो, ना कि फौज की तैनाती हो। और फिर आपको पता है फौज की टोटल ट्रेनिंग जो होती है वो यही होती है कि भाई जो सामने यानी अगर कोई आपको लगे कहीं से कोई मुदाखलत है, कोई दुश्मन है, स्ट्रेट अवे जाहिर बात है कि उनकी जंग की ट्रेनिंग है। तो फिर पुलिस को इस काम के लिए मुतहर्रिक करने का ऐलान किया जब से सुहेल आफरीदी ने, तो उसके बाद ये बात गुफ्तगू में थी। और आपको पता है 2 रोज कबल जो कुछ सहाफ़ती गुमाश्ते हैं कासा लेस हैं उनके जरिए ये बताया गया कि जी झटके दिए जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को। तो ये भी वो एक बड़ा झटका है कि आप जब उनके वसाइल के ऊपर बराह रास्त कब्जा कर लेंगे, जब आप उनको वसाइल की तकसीम के ऊपर बराह रास्त अपने पास इख्तियार रख लेंगे एनएफसी अवार्ड के सूरत में, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करके, तो फिर सूबों की जो अपनी एक आज़ादाना जो 18वीं तरमीम के बाद एक पूरी जो उनकी आज़ादाना फैसले थे वो नहीं हो सकेंगे। 18वीं तरमीम के अंदर जो कंकरेंट लिस्ट थी, एक बाकायदा लिस्ट होती है जिसके तहत हर सूबे के अपने मुख्तलिफ इख्तियारात हैं, वो जो है वो सूबों के पास मुकम्मल तौर पर चले गए थे और विफाक के पास नहीं रहे थे। अब उनको लेकर के सूबों से लेकर विफाक अपने अंडर करेगा। तो आप फिर खुद सोचें कि जो जिसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके पास तमाम तरह इख्तियारात होंगे। और ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चाहे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या किसी भी सूबे के अंदर, यानी आप पंजाब पर भी ये ले सकते हैं कि जब वफाकी हुकूमत के अंदर जो असल हल्के हैं, ताकतवर हल्के, उनका जोर होगा, उनका जो दिल में आएगा वो सूबे को उस मुताबिक चलाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तालीम इसके अंदर है, सेहत इसके अंदर है, अदलिया का निज़ाम इसके अंदर है, कवानीन के लिए कानून साजी जो है वो इसके अंदर है, ज़राअत इसके अंदर है। तो हर सूबे के वसाइल का बराह रास्त ताल्लुक। और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि जो वफाकी हुकूमत या हमारे ताकतवर हल्के मादनियात के मामले पर, रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में मुख्तलिफ डील्स कर चुके हैं, उस पर भी सूबों का तसल्लुत जो है या सूबों का जो इख्तियार है उसको ख़त्म करना इसके पीछे मकसद है। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरफ को चीज़ें किस नहज पर ले जाई जा रही हैं। और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई अपनी सीईसी के अंदर कोई असूली फैसला नहीं करेगी, सिर्फ ये देखेगी कि किस तरह से हम अपनी सियासी खुदकुशी को जो है वो आसान करें। तो बहरहाल ये इसके अंदर अहम है। और फिर अगैन ये एनएफसी अवार्ड वाला जो खैबर पख्तूनख्वा से बराह रास्त जो है वो इसका ताल्लुक है। तो एक और आर्टिकल 243 आईने पाकिस्तान के चैप्टर 2 का वो आर्टिकल है जिसके तहत जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी कमान किसके पास होगी, उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, ज्वाइंट चीफ है, उनकी तकर्री कौन करेगा? वफाकी हुकूमत। उनका इंतजाम कौन देखेगा? उनके माली जो मामलात हैं वो कौन देखेगा? वफाकी हुकूमत के मातहत आएंगे। सुप्रीम कमांडर कौन होगा अफवाज का? सदर मुमलिकत।
अब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अपने इख्तियार को उठा करके, जो वकला की राय है, मुख्तलिफ जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो ये है कि पाक फौज की कमान जो है वो बराह रास्त थमाई जाए। कमान तो होती है, आपको पता है, सिपह सालार के पास, आर्मी चीफ के पास, लेकिन उसका पूरा इंतजाम, उसके अंदर किस तरह से मामलात चलने हैं, किसने किस तरफ को जो है वो तकर्रुर होना है, वो सब कुछ एक 5 स्टार जनरल के पास जाएगा। और इस मुल्क में जनरल अयूब खान के बाद जिन्होंने खुद को 5 स्टार जनरल बनाया था, जो दूसरे 5 स्टार जनरल है वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर है, उनके पास जो है वो अगर उनको सुप्रीम कमांडर बनाया जाएगा अफवाज का, तो फिर तकर्रुरियों के इख्तियारात जो वफाकी हुकूमत के पास है पाक अफवाज के, तीनों मुसल्लह अफवाज के लिए या पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए जितने इख्तियारात हैं वो सारे के सारे शिफ्ट हो सकते हैं। उसके साथ अफवाज का इंतजाम कैसे चलेगा, अफवाज कहाँ तैनात होंगी, उनकी तकर्रुरी कौन करेगा, उनकी प्रमोशन, उनके मामलात, उनकी एक्सटेंशन, सब कुछ एक 5 स्टार जनरल के पास जाएंगे। और वो इस वक्त मुल्क में एक ही हैं जो कि फील्ड मार्शल है। तो बहरहाल ये जो है वो एक मुजवज़ा तरमीम है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या ही मशवरा करना होगा, आप मुझसे बेहतर ही जानते हैं। और फिर 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी के मनसूबेबंदी के इख्तियारात जो है वो वफाक को वापस होंगे। और इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी, आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर एक बज़ाहिर जमहूरियत तो है ना, और उस बज़ाहिर जमहूरियत के तहत ही जब उस जमहूरियत ने प्ले किया तो पिछले साल 2024 के 8 फरवरी के इंतखाबात में हमने देखा कि किस तरह से सारे के सारे इंतजाम को, वो जो नवाज शरीफ साहब को लाया गया था बाकायदा बाहर से ला करके उनको बिठाया गया लाहौर, उनको 2 हलकों से इलेक्शन लड़ाए गए, वो दोनों से नहीं जीत सके, उनके पास वो हुकूमत नहीं बन सकी, वो बड़े दिल बर्दाश्ता है। तो ये सब कुछ जो है ना वो इस वक्त इसलिए नहीं हो सका था कि उस वक्त अपनी मर्जी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अब उन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ताहयात तो रखा नहीं जा सकता। तो अब उस मामले पर डेडलॉक कैसे खत्म होगा, अपोजिशन और हुकूमत जो है वो मिलकर के अपने अपने 3-3 वोट्स के साथ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तैनात करती है। डेडलॉक आ जाए तो मामला एक कमेटी को जाता है, वहां पर भी अपोजिशन और हुकूमत के बराबर के जो है वो अरकान होते हैं। तो उस सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए भी एक तरमीम इसके अंदर शामिल है। डेडलॉक को ख़त्म करने का क्या तरीक़ेकार होगा अब तक नहीं बताया गया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का इस तरह से ट्वीट कर देना, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मरतबा ये बताना चाह रही है कि अगर आप हमसे इन सारी चीज़ों पर, जो हमारी टोटल सियासत है, उसको ख़त्म करवाने पर दस्तखत मांगोगे तो उस दस्तखत की कीमत होगी, हमें बड़ी कीमत अदा करे तो हम दस्तखत करेंगे, बसूरत दीगर हम आपका उस तरह से खुलकर साथ नहीं देंगे। मुस्तकबिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन के बेंचेस पर भी जाकर बैठ सकती है, लेकिन ये खिदमत करने के बाद, और इस खिदमत को करने के बाद चाहे हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, चाहे सूबे में हुकूमत बाप पार्टी की हो, पीपल्स पार्टी की हो, MQM की हो, या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, सबको पता है कि इख्तियारात को समेट करके विफाक के जो है वो मातहत किया जा रहा है। और विफाक के अंदर जो बराह रास्त कवानीन थे, जिन कवानीन के तहत मुल्क में थोड़ी बहुत नज़्म ज़ब्त बाकी थी, वो सब कुछ भी जो है वो ताकतवर हल्कों के मातहत आ जाएगा। और उसके बाद चाहे वो अदालतें हों, उसके लिए वफाकी आईनी अदालत मौजूद होगी। 26वीं तरमीम का फैसला हुआ नहीं, 27वीं आएगी, 26वीं का मामला वहीं पर रुक जाएगा, मजीद रिडंडेंसी आ जाएगी और वो जो सारा मामला है वो मजीद तातुल का शिकार हो जाएगा। तो उसके बाद आप ये इमेजिन कर लें कि मुल्क किस नहज पर जा रहा है। मुसल्लह अफवाज के जो इख्तियारात है, जब वो वफाकी हुकूमत से निकल करके उन्हीं के पास चले जाएंगे और बार बार जो ये गुफ्तगू करते हैं कि भाई जो अदलिया है उसके मामलात अदलिया के पास ही नहीं रह सकते, वो वफाकी हुकूमत के पास आने चाहिए। वो हुकूमत जो इस राग को अलापते नहीं थकती कि वो कौन सा इदारा होता है जो अपना एहतसाब खुद करे, अब वो सारे के सारे इख्तियारात उठा करके आर्म फोर्सेस के आर्म फोर्सेस ही को देगी। कोई वो मातहत इदारा नहीं रहेंगे, कोई वो जो है वो किसी वफाकी हुकूमत के तरफ नहीं देख रहे होंगे अपने किसी भी मामले के लिए, वो बराह रास्त सब कुछ कर सकेंगे। तो किसी भी इदारे को या एक इदारे को इतनी ऑटोनॉमी देना और बाकी तमाम इदारों को महकूम कर देना, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है। कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं जिनको फुलफिल करने के लिए ये तमाम इख्तियारात देना ज़रूरी है और उसके लिए नवंबर का फर्स्ट हाफ जो है वो ज़रूरी होगा। हमने आपको मुतअद्दिद बार बताया कि जो वकला के इलेक्शंस हैं उनके अंदर और फिर दीगर जो कुछ अपने कार्ड्स हैं उनको प्ले कर लेने के बाद जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए इन हाउस ये तब्दीली नागुज़ीर है और अब वो की जा रही है। और मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उनके इख्तियारात में इजाफा होगा, उसके अलावा वफाकी हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा होगा और सूबाई हुकूमतों के पास जो उनकी आज़ादाना जो है वो तमाम तर फैसला साजी के इख्तियारात हैं उनको कम किया जाएगा या मुकम्मल तौर पर ख़त्म ही कर दिया जाएगा। तो मौजूदा सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, MQM है या किसी भी किस्म की इस्तेहकाम है पाकिस्तान पार्टी या व्हाट्सएवर बाप पार्टी वगैरह, उन सब की सियासी कब्र जो है वो खोद के अब उसके ऊपर मिट्टी डालने का तरीका भी शुरू हो चुका है। आखिरी उनकी जो है वो अब रसूमात है जो अदा हो रही हैं, लेकिन इसके बाद मुल्क किस
कितने अरसे तक चलेगा, क्या कोई अवामी तहरीक चलेगी, क्या इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या स्ट्रॉन्ग जो है वो अपोजिशन के तौर पर आएगी, या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है वो आईन पाकिस्तान पर एक और कारी ज़र्ब जो है वो बर्दाश्त करेगी नहीं करेगी। बहुत सारा कुछ है, आवाम के रिएक्शन को भी देखना होगा। अगर वो चुप थाम के अब घरों में बैठे रहेंगे तो फिर 27वीं क्या 28वीं 29वीं 30वीं तरमीम भी आ जाएगी, फ़र्क यहाँ पर किसी को कोई नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल ये जो है वो अब तक की तफसील थी, मैंने आपके साथ शेयर की। मजीद इसकी निटी-ग्रिटीज़ को जो है वो दोबारा डिस्कस करेंगे। फिल वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।